नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी भागवत के बयान पर छिड़े घमासान की, धर्म के चक्कर में बढ़ी सियासी दलों की चिंता की, जानेंगे कि लालू की ललकार से कैसे परेशान हुई नीतीश सरकार, हरियाणा कांग्रेस में किस मुद्दे पर छिड़ी तकरार, और बुलेटिन के आखिरी में बात कानून की आड़ में लोकतंत्र के खिलवाड़ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने थामा टीएमसी का हाथ। अभिजीत मुखर्जी अपने पिता की सीट जंगीपुर से ही रह चुके हैं 2 बार लोकसभा सांसद। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा से 1 साल के लिए किए गए निलंबित। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज अफरा तफरी के साथ हुआ शुरू। सदन में अध्यक्ष को अपशब्द कहने और बदसलूकी करने के आरोप में विधायकों को किया गया निलंबित। राष्ट्रपति से मिला टीएमसी का डेलीगेशन। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग। बार काउंसिल के नियमों और पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करने का लगा आरोप। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 395 अंकों की बढ़त के साथ 52,880 पर पहुंचा सेंसेक्स। वहीं 112 अंकों की तेजी के साथ 15,834 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में अक्सर हिंदुत्व को लेकर बहस छिड़ी रहती है। जहां बीजेपी और संघ हिंदुत्व का राग अलापते नहीं थकते, लेकिन अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो भागवत के बयान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। उन्होंने लिंचिंग को लेकर कहा कि इसमें शामिल लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वे अलग नहीं बल्कि एक हैं। उन्होंने कहा कि पूजा करने के तरीके को लेकर लोगों के बीच अंतर नहीं किया जा सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति नहीं कर सकती। राजनीति लोगों को एकजुट नहीं कर सकती। भागवत के इस बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकवर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुश्त पनाही हासिल है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा, मोहन भागवत, यह विचार क्या आप अपने शिष्यों, प्रचारकों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी देंगे? क्या यह शिक्षा आप मोदी, शाह व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संघ प्रमुख के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोहन भागवत का बयान कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। अगर भागवत जी का हृदय बदल रहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं। वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख ने कहा कि आरएसएस की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये जो कहते हैं वो उसका उल्टा ही करते हैं। मोहन भागवत का दिया गया ताज़ा बयान लोगों को अविश्वसनीय लगता है। ये बयान मुंह में राम बगल में छुरी वाला लगता है। भागवत के हिंदुत्व वाले बयान पर एक नई बहस शुरू हो गई है और ऐसा होना वाजिब भी है, क्योंकि यही तो वो मुद्दा है जो चुनाव में खूब गूंजता है। वैसे नेता धर्म और जाति के नाम पर भी जनता को लुभाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन अब चुनावों में धर्म के इस इस्तेमाल पर अदालत ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। राजस्थान हाई कोर्ट में पिछले दिनों एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें चुनाव में धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई। संत वैदेही बल्लभ देवाचार्य जी द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि चुनाव के नोटिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के नेताओं को किसी भी समुदाय के किसी भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, आश्रम, मठ और अन्य पूजा स्थलों पर जाने से प्रतिबंधित किया जाए। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में जाति और धर्म का उपयोग सिर्फ मतदाताओं से अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है। ये चुनावी अपराध है। याचिकाकर्ता के वकील मोती सिंह ने अदालत को बताया,
राजनीतिक दल और उनके नेता जानबूझकर वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और चुनाव के दौरान वे लगातार धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, आश्रम, मठ का दौरा करते हैं। गुजरात और कर्नाटक राज्य विधानमंडल चुनावों में राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों सहित विभिन्न दलों के कई नेताओं ने मंदिरों और सनातन धर्म के धार्मिक मठ का दौरा किया। ये सब मतदाताओं से उनके पक्ष में एक सीधी अपील थी। इस जनहित याचिका पर अब राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इस पर क्या जवाब देता है और क्या चुनाव में धर्म के नाम पर वोट बटोरने के सिलसिले पर रोक लग पाती है या नहीं। चुनाव के वक्त नेता मंदिर से लेकर मस्जिद के चक्कर लगाते नहीं थकते, लेकिन अब इस चक्कर की वजह से उनकी चिंता बढ़ सकती है। वैसे अभी तो चिंता बिहार में नीतीश सरकार की बढ़ी हुई है, क्योंकि 4 साल बाद लालू यादव की वो दहाड़ सुनाई दी जिसमें भावुकता की झलक भी थी और सरकार के खिलाफ हुंकार भी थी। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर लालू ने सरकार को जमकर ललकारा। राजद का आज 25वां स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मौजूदगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरा। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू प्रसाद अभी जमानत पर बाहर हैं। आज पटना में लालू प्रसाद ने राजद के सिल्वर जुबली कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो लालू यादव का दर्द छलक आया। अपनी गैर हाजिरी में पार्टी संभालने के लिए उन्होंने बेटे तेजस्वी यादव की तारीफ की। लालू ने कहा, मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। वो हमारी सरकार को जंगल राज कहते हैं। हमने तो तवे पर ही एक ही साइड से पकी रोटी को पलटने का काम किया। हमारा राज जंगल राज नहीं, जन राज रहा। चरवाहा स्कूल एक मैसेज था कि पेट के साथ शिक्षा का भी इंतजाम हो। लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल के गठन से लेकर अभी तक के संघर्ष के बारे में विस्तार से अपनी बात रखते हुए कहा कि रामकृष्ण हेगड़े के परामर्श से पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा गया था। पार्टी के स्थापना काल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो ने बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जनता की ताकत है, हमारे साथ अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और गरीब हैं। कोरोना प्रलय जैसा है, लेकिन उससे बढ़कर महंगाई और बेरोजगारी लोगों की कमर तोड़ रही है। लालू यादव ने कहा कि यदि हमारी सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते तो लोग हमें चलने नहीं देते, लेकिन आज सब मजबूर हैं। मौजूदा समय में पेट्रोल का दाम घी को पीछे कर रहा है। राजद अध्यक्ष लालू यादव ने सरकार पर कोरोना काल में लोगों की मदद न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश हजारों वर्ष पीछे चला गया है। यह कोरोना और मौजूदा सरकार के चलते हुआ। एक तरफ आर्थिक संकट है, दूसरी तरफ सामाजिक ताना बाना खंडित किया जा रहा है। अब कभी कभी अयोध्या के बाद मथुरा का नाम सुनाई दे रहा है। ये लोग क्या चाहते हैं? सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। राजद के लोगों से यही कहूंगा कि वे सामाजिक ताना बाना को मजबूत करने के लिए काम करते रहें। लालू यादव ने कहा कि आज स्थिति ये है कि संसद भी नियमित रूप से नहीं चल पा रही है। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव एक विचार हैं, वे जहां रहे बिहार के लिए चिंतित रहे। जंगल राज विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। झूठे विकास का चोला पहनकर ये लोग जंगल राज चिल्लाते हैं। बिहार में युवा परेशान हैं, कोई विकास नहीं हुआ, बिना घूस के काम नहीं होता। जब तक सामाजिक न्याय नहीं होगा, नफरत और भेदभाव नहीं हटेगा, तब तक विकास नहीं होगा। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर जहां एक तरफ लालू की ललकार सुनाई दी, तो वहीं पासवान को साधने की कोशिश भी नजर आई। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर उनके बेटे चिराग पासवान ने भी हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा शुरू कर सहानुभूति कार्ड खेल दिया। वहीं पीएम मोदी भी पासवान को याद कर इस मौके पर चौका मारते नजर आए। बिहार चुनाव के वक्त से लोजपा और एनडीए के बीच रिश्तों के तार उलझ गए हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान ने पार्टी की कमान संभाली और तय किया कि लोजपा बिहार में एनडीए के साथ नहीं रहेगी। लोजपा जदयू के खिलाफ लड़ेगी, हालांकि भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। केंद्र में लोजपा एनडीए का हिस्सा पहले की तरह बनी रही। केंद्र और राज्य के अलग अलग समीकरणों में उलझी राजनीति तब और अधिक उलझ गई जब लोजपा में ही दो फाड़ हो गए। पिछले दिनों चिराग पासवान अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए और उनके चाचा पशुपति पारस ने पार्टी के सारे सांसदों को अपनी ओर मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा बताया। उन्होंने जदयू के खिलाफ जाने के चिराग पासवान के फैसले को भी गलत बताया।
इधर चिराग ने खुद को हनुमान बताकर अपने राम यानी मोदी जी से मदद की उम्मीद जतलाई, तो उधर पशुपति पारस ने उम्मीद बांधी कि उन्हें मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाएगा। अब इन दोनों में से किसकी उम्मीद पूरी होगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल पीएम मोदी ने अपने पूर्व सहयोगी रामविलास पासवान के जन्मदिन पर कहा कि जनसेवा और वंचितों, दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आज मेरे मित्र दिवंगत रामविलास पासवान जी की जन्म जयंती है। आज उनकी कमी बहुत खल रही है। वह भारत के सबसे अधिक अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जनसेवा और वंचितों के सशक्तिकरण में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। आपको बता दें कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। वह सबसे अनुभवी सांसदों में से एक थे और उन्होंने समाजवादी समूहों से लेकर कांग्रेस और भाजपा समेत विभिन्न दलों की सरकारों में मंत्री के रूप में सेवा दी। पासवान के निधन के बाद से ही उनकी पार्टी के भीतर गुटबाजी शुरू हो गई है। उनके बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति कुमार पारस दोनों ही पासवान की राजनीतिक विरासत पर दावा जता रहे हैं। अब मोदी जी के इस ट्वीट के बाद सवाल ये उठता है कि पासवान की राजनीतिक विरासत पर हक किसे मिलता है। बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वहां सियासत नए नए रंग बदल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दस्तक होने वाली है, इसलिए वहां चुनावों से पहले विरोधियों के खिलाफ नए मामले खोलने या पुराने की जांच में तेजी लाने वाले पैंतरे आजमाने शुरू किए जा चुके हैं। गोमती नदी परियोजना में कथित गड़बड़ियों पर सीबीआई के छापे इसका सबूत हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने नया मामला दर्ज किया है। यूपी में 40, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में एक स्थान सहित कुल 42 स्थानों पर तलाशी चल रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में लखनऊ में गोमती नदी के तट पर रिवर फ्रंट सपा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 2017 में इसमें अनियमितताओं के आरोप लगे। भाजपा सरकार के सीएम योगी ने 2017 में रिवर फ्रंट की जांच के आदेश देते हुए न्यायिक आयोग गठित किया था। इसके बाद ये मामला सीबीआई को सौंपा गया था। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण से जुड़े इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को काम देने, देशों से महंगा सामान खरीदने, वित्तीय लेन देन में अनियमितता और नक्शे के अनुसार काम न करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में पहली एफआईआर 2017 में दर्ज हुई थी और अब लगभग 4 साल बाद सीबीआई ने दूसरी एफआईआर दर्ज की। इस केस में कुल 179 आरोपी हैं। अखिलेश यादव को एफआईआर में फिलहाल आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके खिलाफ जांच जारी है। चुनावों से कुछ महीने पहले सीबीआई का इस तरह सक्रिय होना और दूसरी एफआईआर दर्ज करने के साथ बड़े पैमाने पर छापेमारी करना ये बतलाता है कि यूपी की राजनीति में इस घटना से और उबाल आएगा। देखना है कि अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। जहां जहां भी चुनाव होता है, बीजेपी जांच एजेंसियों का फायदा उठाकर विरोधी दल को पस्त करने की कोशिश करती है। यही काम उसने यूपी में किया है, जिसकी वजह से विरोधी दल के साथ तकरार बढ़ सकती है। वैसे अभी तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में तकरार देखने को मिल रही है। हरियाणा में अध्यक्ष पद को लेकर कुमारी सैलजा और हुड्डा समर्थक आमने सामने हैं। हरियाणा में लगभग 10 साल से कांग्रेस के हाथ में हार लग रही है। इसकी वजह है केवल कलह। जहां पहले अशोक तंवर और हुड्डा आमने सामने रहते थे, तो वहीं अब ये झगड़ा कुमारी सैलजा तक भी पहुंच गया है। हुड्डा समर्थक कुमारी सैलजा से खुश नहीं है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक 19 विधायकों ने कुछ दिनों पहले दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचकर प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से साफ कहा था कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में हरियाणा कांग्रेस को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। हुड्डा समर्थक विधायकों ने कहा था कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्षा कुमारी सैलजा को हटाकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए। वहीं हुड्डा समर्थक विधायकों की मांग के बीच कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि मेरी रगों में कांग्रेसी खून है। हो सकता है कि कुछ लोगों की रगों में कम कांग्रेसी खून हो। कांग्रेस बड़ा समुद्र है, नेता आते जाते रहते हैं। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। मेरे पूर्वजों ने कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी। दिग्गज नेताओं के बयान से साफ है कि कांग्रेस की तकरार बढ़ती जा रही है। दरअसल इस कलह की वजह प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का फैसला है। सैलजा ने जब से हुड्डा समर्थकों की सूची के बिना ही प्रदेश टीम को अंतिम रूप देकर आलाकमान को भेजने का निर्णय लिया है,
तब से ही हुड्डा समर्थक विधायकों ने प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने का समय मांगना शुरू कर दिया था और कुमारी सैलजा को हटाने की मांग कर दी। अब देखना होगा कि इस तनातनी को लेकर आलाकमान क्या फैसला लेता है। और बुलेटिन के आखिर में बात कानून की आड़ में लोकतंत्र से खिलवाड़ की। लोकतंत्र में जनता के अधिकार तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब कानूनों का ठीक से पालन किया जाए, लेकिन पुलिस खुद ही कानून की आड़ में खिलवाड़ कर रही है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न केवल हैरानी जताई बल्कि सरकार से जवाब भी मांगा है। मामला आईटी एक्ट की धारा 66A से जुड़ा है, जिसके निरस्त होने के बाद भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट 2015 में ही निरस्त कर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस इसके तहत केस दर्ज कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद देश भर में हजारों केस 66A के तहत दर्ज किए गए हैं। अर्जी में गुहार लगाई गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह तमाम थाने को एडवाइजरी जारी करे कि 66A में केस दर्ज न किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से उसे खारिज किया जा चुका है। इस मामले में सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि 2015 में श्रेया सिंघल संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 66A को निरस्त कर दिया था और फिर भी इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहा है। ये भयानक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, लेकिन बेयर एक्ट में अभी भी धारा 66A का उल्लेख है और नीचे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त कर चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या पुलिस नीचे नहीं देख पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 हफ्ते में केंद्र सरकार जवाब दाखिल करे। ये स्तब्धकारी है, हम कुछ करेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की धारा 66A को खारिज कर दिया था। इसमें पुलिस को अधिकार था कि वो कथित तौर पर आपत्तिजनक कंटेंट सोशल साइट या नेट पर डालने वालों को गिरफ्तार कर सकता था। अदालत ने तब कहा था कि ये कानून अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा था कि एक्ट के प्रावधान में जो परिभाषा थी, जो शब्द थे, वो स्पष्ट नहीं थे। एक कंटेंट जो किसी एक के लिए आपत्तिजनक होगा तो दूसरे के लिए नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने कहा था कि धारा 66A से लोगों के जानने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।